हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 17 अक्टूबर और मोस्ट इंपोर्टेंट डे है और प्रातः सुबह 6 बजे मेरी डेली करंट के तहलके के अंतर 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आप सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। जो भी बच्चा, जो भी मेरा भाई पेपरों के जैसे कि एसएससी या सीटेट या बैंक से रिलेटेड या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है, उनमें एक या दो क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं करंट अफेयर से लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास शुरू होने से पहले अपने भाइयों को अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची में बताता हूँ प्रॉपर तरीके से डे बाई डे। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को मैंने बताया था वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की, और वहीं पर 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पशु कल्याण दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, इंपोर्टेंट है, ये निशान लगा लेना। 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, ये भी इंपोर्टेंट है। और 90वीं वर्षगांठ मना रहा है अपना वायु सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मना चुका है। लेकिन नेक्स्ट है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, ये याद कर लेना। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक, आपको कंफ्यूज नहीं होना, विश्व सबसे पहले फिर राष्ट्रीय जो होगा डाक दिवस वो 10 अक्टूबर उसके बाद में। तो 9-10 में कंफ्यूज नहीं होना, इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। इसीलिए मैं रोज तरीके से सूची को बताता हूँ हर करंट अफेयर के अंतर्गत। 11 अक्टूबर को ये इंपोर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इसके विषय के बारे में या इसकी थीम क्या थी वो आपको पता होनी चाहिए। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व सफेद बैल दिवस और विश्व खाद्य दिवस की आज हम जिक्र करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि आज ये कल था, लेकिन 17 अक्टूबर जो कि आज गरीब उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा मैं बता दूं विश्व खाद्य दिवस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से याद कर लेते, इसकी थीम क्या चीज है इसके बारे में बता दूं कि विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, मतलब कि कल मनाया गया। और विश्व खाद्य दिवस 2021 का विषय जो था अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, ए बेटर एनवायरनमेंट एंड ए बेटर लाइफ, ये पिछले साल जो अब होगा उसकी मैं प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस दिन का उद्देश्य है हर इंसान के लिए एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार के लिए जागरूकता बढ़ाना होता है। इसके विषय की चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर करूंगा जो कि 16 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, इसको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 101% क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर कितने स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, जो भारत है अपना, उसकी प्रॉपर तरीके से हर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। लास्ट पर कौन था, फर्स्ट पर कौन है और कितने देशों की सूची में अपना भारत है, और अपने एशिया के अंतर्गत भारत किन किन देशों से पीछे है, ये जानकारी आपको मैं प्रस्तुत करूंगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है ये 6 पायदान जो कि 101 था लास्ट ईयर, लेकिन अब जो हो गया है वो 107 स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाता है 17th प्लेस है। ठीक है, मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ी सी इसकी डिटेल जो पॉइंट वाइज मैं करवाता हूं हर रोज कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर रहा है। 2021 की रिपोर्ट में भारत 101 स्थान पर था और यह 29.1 के स्कोर के साथ भारत भूख के स्तर में गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ये जो आंकड़े आई हैं चौंकाने वाले आई हैं। मैं बता दूं भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल 81, जो कि नेपाल 81, जो कि पाकिस्तान जो हमारा अपना दुश्मन होता है जिसको एंटी समझते हैं हमेशा हम, वो 99, मतलब वो बेहतर है हमसे। श्रीलंका 64 है और बांग्लादेश 84 है, मतलब कुल मिलाकर इतने देश जो कि हमसे आगे हैं भूख को लेकर के। ठीक है, भारत का GHI जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2000 में 38.8 था, लेकिन अब जो 28.2 हो गया है, ये थोड़े से चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सभी आंकड़े मैंने बता रखे हैं। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर बता दूं 2014 से के 4.6 से घटकर 2022 में 3.3, ये अच्छे आंकड़े हैं। ठीक है, ये थोड़े बढ़िया भी आंकड़े, लेकिन जो ग्लोबल हंगर या भूख को लेकर है उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीम या कुछ कुछ योजनाएं चलानी चाहिए और बेहतर तरीके से, हालांकि चल रही हैं पर लेकिन और भी। चीन और कुवैत एशिया देश में हैं जिन्हें सूची में सबसे ऊपर स्थान पर रखा गया है। ये एशियाई बता रहा हूं मैं आपको। 17 देशों को सामूहिक रूप से 1 और 17 के बीच में 5 से कम के स्कोर स्थान दिया गया है, और बेलारूस, बेसोनिया, अर्जुन, ये सभी जो देश टोटल 17 हैं ये शीर्ष पर हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूख का सबसे अधिक है
और बाल स्टनिंग, इसकी जो बाल स्टनिंग दर ये 4 संकेतों में बांटा जाता है। ग्लोबल हंगर, मैंने लिखा हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो होता है ये 4 संकेतों में बांटा जाता है, बाल स्टेनिंग या बाल वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको ये भी याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने बताया कि 2022 में जो है यमन अंतिम स्थान पर हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी आंकड़े, सभी जी पॉइंट थे, जितने भी निकलने वाले थे सभी आपके सामने मैंने रख दिए, इंग्लिश में आपके सामने दिख रहा है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं? आपके सामने अब्दुल लतीफ जी हैं, ये इजराइल के हैं, पुर्तगाल के हैं, या स्विट्जरलैंड के हैं, या फिर आपके इराक के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल, सॉरी, ये इराक इज द राइट आंसर हो जाता है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है, बी नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं कि 13 अक्टूबर को संसद में इनमें मतलब एंटी वोट हुई, वोटिंग पड़ी, तो ये जो किसको हरा कर रहे हैं, ब्रह्म स्वाले की जगह ली है इन्होंने, किसने? राशिद साहब ने। और मोहम्मद सिया, ये कौन से हैं? ये आपको प्रॉपर तरीके से ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन सा, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ इराक की, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं बता दूंगा वर्तमान में कौन क्या क्या बदल चुका है। आपसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही पूछ सकता है वो एग्जामिनर। ठीक है, मोहम्मद सिया अल सुदानी को नामित प्रधानमंत्री को नाम मतलब नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ये है मोहम्मद सिया अल सुदानी, और जो राशिद साहब वो राष्ट्रपति, और उन्होंने मुस्तफा अल कदेमी की जगह ली है, किसने? अल्दानी साहब ने। वहीं पर अल सुदानी के पास अब सरकार बनाने के लिए 30 दिन का समय होगा, ये भी एक डेट देती है। इराक की सत्ता साझेकरण प्रणाली के तहत प्रीमियरशिप और शिया ब्लॉक के अंतर्गत आती है। संसद का स्पीकर जो होता है वह सुन्नी होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति पर कुर्दाश समूह को नामित करने के लिए आरक्षित है। वहीं मैं थोड़ा इराक के देश के बारे में बता दूं, यह पश्चिमी एशिया का एक देश है और जिसकी सीमा तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और फारस की खाड़ियों से लगती है। इराक की राजधानी बगदाद है। सरकार का एक प्रकार संघीय संसद गणतंत्र है। इराक की मुद्रा इराकी दिनार है, ये इंपोर्टेंट है। आपसे राजधानी पूछ सकता है, आपसे मुद्रा पूछ सकता है। ठीक है, किस किस देशों से सीमा टच है? एग्जामिनर का क्या, आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। ठीक है, हर रोज आप मेरी करंट अफेयर लोगे, प्रॉपर तरीके से आपकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक की जो जीके है वो बिल्कुल रट्टा मार के समझा दूंगा। मतलब मेरा रट्टा ये नहीं होता कि रटो रटो रोटो, मेरा है कि क्वेश्चन आया उसके पॉइंट वाइज आपको दिमाग में फीड कर देना और रिवीजन आपको दे देना। ठीक है, इंग्लिश में आप मैंने दे रखी है पीडीएफ, आप मेरे अमित सर जीके से टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। लास्ट 3 महीने की सभी फ्री हैं, निःशुल्क है। जैसे मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, उसी प्रकार से मैं पीडीएफ भी दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसकी जगह लेने के लिए, मतलब ये ऊपर लिख दिया है मैंने जो कि इसरो जो है, किसकी जगह लेने के लिए इसरो जो नेक्टिक जैन लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है? तो पीएसएलवी की जगह ले रहा है, एनएसएलवी की जगह, पीएसएसएलवी की जगह, नन। तो पीएसएलवी की जगह ले रहा है इसरो नेक्टिक जैन लॉन्च। आइए मैं थोड़ा इसके बारे में जिक्र कर दूं, जो डिफेंस से रिलेटेड जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनजीएलवी रॉकेट मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। रॉकेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो कहलाता है। इंग्लिश में थोड़ा मैं बता दूं कि इसका नाम है फुल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एनजीएलवी की, पीएसएलवी की या इसरो की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, जो एनजीएलवी पॉपुलर सैटेलाइट लॉन्च मतलब पीएसएलवी जो कि जगह लेगा, जिसे 1980 में बनाया गया था। किसको? पीएसएलवी को। इसी के द्वारा रॉकेट का प्रशिक्षण होता है। ठीक है, मैं बता दूं इसरो के अध्यक्ष जो कि इस समय एस सोमनाथ है, वालमियाला में ध्रुव नवोदन प्रणाली केंद्र में इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022 को मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान घोषणा की। ठीक है, कि पीएसएलवी की जगह एनजीएलवी होगा। ठीक है, जो एनजीएलवी है ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जीटीओ के लिए 10 टन की पेलोड क्षमता को एक लागत कुशल, मतलब इनकी अपनी अपनी खूबियां बताई गई जो आपके सामने है। वहीं मैं बता दूं एनजीएलवी सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करेगा जो कुशल और लागत प्रभावी दोनों है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में आपके सामने मेरे भाइयों को मैंने दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? आपके सामने जो दिख रहे हैं ये अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं, दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनके लिए। ठीक है, ये 14 अक्टूबर को भारतीय निशानेबाजी पाटिल ने मिस्र को काहिर में
मिस्र के काहिर में जो ISSF विश्व चैंपियन हो रही है 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने अपने शतान पक्का कर लिया है और स्वर्ण पदक जीतने जो अपोजिट जिससे जिसे हराए वो इटली के डेनोली डेनिस सोलोजी है, 17-15 से मात दी उनको। ठीक है, उनको मतलब सिल्वर मिला होगा। वे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, और जब जो जो पॉइंट है मैं आप पढ़ लेना। ठीक है, और अन्य खिलाड़ी के बारे में मैंने बताया हुआ है, जैसे कि कांस्य पदक में मैच में ईशा सिंह है, नाम्या कपूर है, विविता भाटिया है, तिकड़ी के जर्मनी में 17-1 से हराया है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज मैंने आपके सामने रख दी है, कौन कौन किस किस में खेल कर जीती है, मतलब कि कुल मिलाकर जो खिलाड़ी है कौन कौन सी स्पर्धा में किस किस रेंज के मीटर में वो अपने पदक लेकर आई है, वो सभी सूची मैंने आपके सामने रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वैनवे में कितने उपग्रहों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, ये अपने गर्व की बात, अपने भारत विदेशियों के जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च कर रहा है खुद अपना। ठीक है, डिफेंस कितना मजबूत है। ठीक है, तो 36 उपग्रहों के सैटेलाइट जो मतलब इंग्लिश में बोले तो मतलब तैयारी कर रहा है लॉन्च करने की उपग्रहों की, किसकी, यूनाइटेड किंगडम की। मैं बता दूं 23 अक्टूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जियो सिक्रानॉट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड GSLV की फुल फॉर्म है से लॉन्च किया जाएगा और GSLV MK3 का पहली बार वेबसाइट उपग्रह लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने निचली पृथ्वी की कक्षा में ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए OneWeb के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए कंपनी 14वां मिशन होगा। अगले कुछ महीनों में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कम से कम 6 वेबसाइट मिशन शुरू करेगा। ये भी एक अपने आप लिए मोटिवेट वाली बात, मतलब कि गर्व करने वाली बात है। ठीक है, मोटिवेट अलग है। OneWeb लंदन स्थित वैश्विक संचार नेटवर्क भारतीय ग्लोबल OneWeb में एक प्रमुख निवेशक है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बात है ना बहुत ही गर्व करने वाली बात है। वर्तमान में भारत के पास 3 परिसंचालन प्रशिक्षण वाहन है, PSLV, GSLV और GSLV MK। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो डिफेंस रिलेटेड जो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। DSLV MK के बारे में बता दूं, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित 3 चरणों वाला प्रशिक्षण यान है, जैसे मैंने तीनों को बताया है। इसे संचार उपग्रहों को भूषित कक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है मेरे भाइयों, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में मैंने आपके सामने रख दी है, आप देख सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किस देश के हनोई शहर में शिक्षा मंत्रियों के छठे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लिया है। ये जो मैं शिखर सम्मेलन बताता हूँ रोज हर ना कोई ना कोई होता रहता है, उन शिखर सम्मेलन को प्रॉपर तरीके से आप याद कर सकते हो, इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो वियतनाम में, ब्रिटेन में, चीन में, रूस में, तो ये जो हो रहा है वियतनाम के हनोई शहर में हुआ है, जो कि छठा शिक्षा मंत्रालय के रूप में है। यहाँ पर जो इंडिया को प्रेजेंट कर रही हैं सुश्री नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा मंत्रालय ने वर्चुअल रूप से बैठक में संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों को शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन देशों के लिए प्रयासों में जानकारी दी। 14,500 से अधिक अनुकरणीय स्कूलों के विकास के लिए हाल ही में शुरू की गई जो कि PM श्री योजना उल्लेख किया गया। इसी के अंतर्गत बताया गया अपने भाषणों में उन्होंने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के साथ काम करने के भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप यहां से भी जान सकते हो। मैं बता दूं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक रणनीति मतलब की वार्ता है के लिए इंडो पैसिफिक का एक प्रमुख मंच होता है। इसमें 18 सदस्य होते हैं, जो कि आपके 10 एशियन होते हैं देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पहला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया था। सभी पॉइंट बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। ठीक है, कंबोडिया पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना ने, गुजरात ने, नागालैंड ने, राजस्थान ने। तो आपके सामने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो कर रहा है नागालैंड कर रहा है। फिलहाल आपको दिख रहा होगा पोस्टर में मैंने लगाया हुआ है कि नागालैंड के स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ अभिसरण में लागू किया गया है। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष मतलब 5 लाख रुपए मुफ्त दिए जाएंगे बीमारी के लिए, मतलब उनका बीमा करवाया जाएगा, किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को मतलब अस्पताल में कोई ना चाहते हुए दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए रुपए नहीं होती है, उनके लिए बीमा वगैरह होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नागालैंड SDG विजन 2030 को पूरा करने में दिशा का कदम है। ठीक है, फर्स्ट कदम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना भाई मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव 14 अक्टूबर को विजयवाड़ा में शुरू हुआ। यह किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है? राजस्थान सरकार, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। हालांकि इसने तेलंगाना इसमें सम्मिलित है, मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा। यह 3 दिवसीय नृत्य उत्सव है। यह प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार या 8 शास्त्रीय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जो हैं उनमें से एक है, जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ कुचिपुड़ी नाम से। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का अपना नृत्य है। वेम्पति चीन सत्यम 93वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन संस्कृत विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, कुचिपुड़ी कला अकादमी और जय हो भारतीयम द्वारा किया जा रहा है। इस नृत्य उत्सव में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लगभग 3000 कुचिपुड़ी कलाकार भाग लेंगे। उत्सव के दौरान डॉक्टर वेम्पति चीन सत्यम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला कोंडला राव को प्रदान किया जाएगा। वहीं पर कुमारी लंकान्ना पूर्ण देवी लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं थोड़ा 1-2 और हैं। पद्मजा रेड्डी को डॉक्टर शोभा नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, जबकि वेम्पति वैकेंट सेवा पुरस्कार श्रीकांत रघुपतन पुन्नी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये डोमेस्टिक वाले क्वेश्चन है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कोई पेपर होगा तो उनके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। कुचिपुड़ी की मैं बात करूं इस नृत्य की, यह भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। यह दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य रूप में से एक है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश ही मानी जाती है। इसकी जड़ें प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, जो आपके सामने मैं बता रहा हूं कि भारत या जर्मनी या इटली या स्कॉटलैंड, तो इसका राइट आंसर होता है बी, भारत करेगा। मैं थोड़ा बता दूं कि नई दिल्ली भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के उद्घाटन दिवस के विचार विमर्श में मेजबानी भारत 28 अक्टूबर को मुंबई में प्रतिष्ठित ताजमहल होटल में करेगा। और जो लगभग 14 साल पहले हुए 26/11, आपको पता होगा 26/11 जो कि हुआ था 14 साल पहले, आतंकी हमलों के लक्ष्य में यह एक लक्ष्यों में से एक है। ठीक है, ऐसे हमलों की मतलब इसमें रुचि दी जाएगी। इसके आतंकवादी जैसे कुछ दिन पहले अभ्यास किए जा रहे थे, उसी प्रकार से इनमें जो भी मुद्दे होंगे, जो भी मतलब कोई भी किसी प्रकार से मुद्दे उठाएगा, किसी प्रकार से विचार विमर्श जो होंगे उनको सॉल्यूशन निकालेंगे। आपस में मतलब बातें होंगी कहाँ पर? मुंबई में, भारत के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादी की मीटिंग होगी। प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी? आपको दिख रहे होंगे ये योगी साहब उत्तर प्रदेश के सीएम है फिलहाल। मैं थोड़ा बता दूं, उत्तर प्रदेश की अब अपनी ईवी नीतियां हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह को शुरुआत करने में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण गतिशीलता नीति 2022 नामक नई ईवी नीति को मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर ये जो पॉलिसी आई है ईवी पॉलिसी, ये उत्तर प्रदेश ने सरकार ने भी मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पे भी शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुरू होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास के अंतर्गत जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए अपने भाइयों को, सभी के सभी प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे। आज का सेशन, आज का क्लास कैसी लगी मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता चल जाएगी। तो बता लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।